ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। अस्सलाम वालेकुम। रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद के पॉडकास्ट स्टूडियोज़ में तरन्नुम हामिद आपको खुशामदीद कहती है। और आप जानते हैं कि पॉडकास्ट स्टूडियोज़ में हम आपकी मुलाकात करवाया करते हैं उन मेहनती बा कमाल लोगों से जो अपनी फ़ील्ड में अपना मकाम बुलंद करते हैं अपनी मेहनत, जज्बे और लगन के साथ। यकीनन आप मुंतज़िर होंगे कि हम आज आपकी मुलाकात किस शख्सियत से करवा रहे हैं। जी, हमारी आज की मेहमान शख्सियत एहसन बिलाल बाजवा हैं। आप निजी डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ एसोसिएटेड हैं। एहसन बिलाल, आपको हम खुश आमदीद कहेंगे रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद के पॉडकास्ट स्टूडियोज़ में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका खूबसूरत तारुफ़ का, और मैं मशकूर हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा और मदऊ किया कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे आऊँ और आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करूँ, ताकि जो नौजवान हैं वो भी एम्पावर हो सकें, मोटिवेट हो सकें। अच्छा एहसन, आज के नौजवान की अगर हम बात करें तो एक ट्रेंड जो पहले वालिदैन की तरफ से सेट किया जाता था कि मेरे बेटे ने डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, अब हम देखते हैं कि वक्त गुजरने के साथ साथ कुछ इसमें तब्दीली आती जा रही है। आपने जब अपनी एजुकेशन का कैरियर के लिए जब सिलेक्शन की, फील्ड का इंतखाब किया, तो इस हवाले से अपने तमाम सुनने वालों को बताइएगा कि घर वालों की तरफ से कोई रहनुमाई दी गई थी, आपका इतना एक इंटरेस्ट था, कैसे आपने मैस कॉम का इंतखाब किया? अच्छा, ये बड़ी आप कह लें कि मैं बड़ा फॉर्चुनेट हूँ इस हवाले से कि मुझे कभी मेरी फैमिली को लेके रेजिस्टेंस का सामना नहीं करना पड़ा कि आपने ये बनना है, आपने वो बनना है। बिकॉज़ उसकी एक तो मेजर रीज़न ये है कि मैं एक बहुत काबिल स्टूडेंट था नहीं। शुरू से ही बहुत एवरेज से ग्रेड्स लेके मैं पास होता रहा। तो घर वालों की कोई मेजर एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि बेटा तुम डॉक्टर बन जाओ, उन्हें पता था बन नहीं सकता। ना उन्हें कभी कहा बेटा तुम इंजीनियर बन जाओ, उन्हें पता है इतने ग्रेड्स के साथ तो बनता ही नहीं है। तो उन्हें कहा बेटा जब तो तुम्हारे एवरेज ग्रेड्स हैं, इसके हिसाब से जो तुम्हें समझ आता है, जो तुम्हें पसंद है, जो तुम करना चाहते हो, वो कर लो। और मैं यही कहूँगा कि मुझे भी बहुत कम एज में पता था कि मुझे अपने करियर में क्या करना है। और मैं ख़ुद को खुशकिस्मत समझता हूँ, और मैं समझता हूँ कि मेरे वालिदैन की दुआएं हैं कि मेरे अंदर वो शऊर था कि मुझे करियर में एग्जैक्टली किस पाथ पे जाना है। बिकॉज़ मैं अब भी देखता हूँ, इवन मेरी जो यूनिवर्सिटी फेलोज़ हैं, इट्स बीन लाइक 2 इयर्स डिग्री ख़त्म हुए, बट वो अभी भी सोच रहे हैं कहाँ जॉब करें, क्या करें। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं एग्जैक्टली 2 साल बाद एक इदारे का एज एन CEO लीड कर रहा हूँ, पूरी टीम को, एक फ्लीट को लीड कर रहा हूँ। तो ये सफ़र बेसिकली ऐसे शुरू हुआ कि बचपन से ही लोग कार्टून्स देखते थे, तो मैं न्यूज़ सुनता था। बहुत और खूब। मुझे मेरी वालदा बेसिकली, जब मैं पढ़ता नहीं था तो मेरी वालदा मुझे कहानियाँ सुनाती थी, और बड़े शौक से सुनता था। और मैंने रोज़ कहता था अच्छा आप कोई नई कहानी सुनाए। तो जो सुनने और लिखने का शौक़ था वो बहुत कम उम्र में पैदा हो गया। अच्छा। उसके बाद मैंने आई गेस मैं कोई 16 ईयर्स का था, मैंने पहली दफ़ा एक आर्टिकल लिखा, और उसका जो फीडबैक था वो भी उस दौर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए था। फिर वो एक लोकल न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ, बट वो बहुत ज़्यादा बेहतर फीडबैक था। तो मैंने कहा चलो एक ऐसी चीज़ है जो आप करते हैं। फिर वो ये एक ना आप कह लें कि एक एडिक्शन बन गई कि आपको अच्छा लगता है जब आप लोग आपकी तारीफ़ करते हैं कि अच्छा बहुत अच्छा लिखते हैं, आपने फ़लाँ टॉपिक पे लिखा तो मैंने पढ़ा। अब वो ऑल्दो बहुत बड़ा आप कह लें कि स्पेक्ट्रम नहीं था, बट बहुत लिमिटेड सी ऑडियंस, अपने जानने वाले दोस्त, लेकिन वो तारीफ़ का इतना नशा था कि वो फिर मैं आगे बढ़ता इतने गया। आदी हो और गए थे आप तारीफ बिल्कुल, के। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा मुझे बताइएगा, आपने कहा कि जी आपको सुनने का भी शौक़ रहा और इसके साथ साथ लिखने का भी जो शऊर है वो आपके अंदर पैदा हुआ, तो किस उम्र में आपने लिखना शुरू किया और एहसास हुआ कि मुझे बहुत अच्छा लिखने की कोशिश भी करनी चाहिए और आता भी है? अच्छा, ये मैंने आई गेस वही जब मैं ज़िक्र किया कि मैं कुछ 17-18 साल का था जब मैंने पहली दफ़ा आर्टिकल लिखा। और क्योंकि मैं बड़े हम्बल बैकग्राउंड है मेरा, कोई बहुत ऐसा बैकग्राउंड है नहीं, तो उस वक्त मेरे पास ना लैपटॉप था, ना मुझे इनपेज चलाना आता था, और ना ही कोई ऐसी चीज़ थी जहां आप लिखें या कहीं जाएं। तो मैं पहले पेपर पे लिखता था, फिर मैं एक नेट का कैफ़े हुआ करता था, इंटरनेट कैफ़ेज़, हुँ। वहाँ जाता था। इन पेज पे लिटरली 2 दिन लगाता था मैं एक पेज के आर्टिकल को लिखने के लिए इन पेज के ऊपर, और फिर मैं आर्टिकल लिखता था इन पेज के ऊपर। फिर बिकॉज़ उस दौर में न्यूज़पेपर्स को जो आर्टिकल जाते थे वो इन पेज पे जाया करते, तो फिर मैं ठीक है। न्यूज़पेपर्स को आर्टिकल भेजता था। तो वो भी एक बड़ी स्ट्रगल रही शुरू में कि लिखना लिखना तो है, बट कैसे लिखेंगे, आपके पास ना तो वो रिसोर्सेज हैं,
ना ही वो उस तरह की चीज़ें आपके पास हैं, तो कैसे आप लिखेंगे? लेकिन वो एक शौक था, एक जुनून था। मैं सारी सारी रात जाग के लिखता था और फिर मैं उसको पब्लिश करने फिर मैं इंतज़ार करता था। आई स्टिल हैव दोज़ कटिंग्स जो मैंने सँभाल के रखी हैं अपने पहले-पहले आर्टिकल्स की, और वो बस 16-17 साल के बाद वो जर्नी स्टार्ट होगी लिखने की। अच्छा एहसन, कौन से ऐसे मौज़ूआत थे जो आपको अट्रैक्ट करते थे कि इन मौज़ूआत पे लिखा जाए, और वो कहाँ से आप उन मौज़ूआत की तलाश किया करते थे या कहीं से रहनुमाई अच्छा, मिलती थी? हमारे जो नेशनल टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हमारी घरों में भी बात होती है, आप कहीं दोस्त या कहीं व्हाटएवर किसी भी गैदरिंग में चले जाएँ, तो वो या तो हालाँकि समाजी हाज़िरा। मौज़ूआत होते हैं या फिर वो सियासी मौज़ूआत होते हैं, सोशो पॉलिटिकल इश्यूज़। तो मेरी भी जो राइटिंग की जर्नी है, जब मैंने लिखना शुरू किया तो वो सोशो पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर थी। और फिर क्योंकि एक नौजवान था तो शौक होता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कैसे काम करती है, इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे होते हैं, जियो पॉलिटिक्स कैसे काम करती है। तो फिर कुछ इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर लिखा और कुछ सोशो पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर लिखा बिगिनिंग में। अच्छा मुझे हम्म, बताइएगा कि आपने लिखना भी शुरू किया और हम्म, फिर आप डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म में भी एसोसिएटेड हम्म, हैं। तो आप मैस कम्युनिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो एक आपका प्रिंट मीडिया आ जाता है, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और इसमें भी ऑडियो विजुअल की हम बात करें, तो कौन-सा मीडियम जो है आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया कि मुझे इस तरफ ही जाना चाहिए, इस तरफ मैं ज़्यादा बेहतर डिलीवर कर सकता हूँ? अच्छा, क्योंकि मेरे एक प्रॉपर ट्रांजिशन है, मैंने न्यूज़पेपर्स में काम किया, प्रिंट में, फिर मैंने कुछ अर्सा रेडियो पाकिस्तान में काम किया, उसके बाद हुँ, मैंने मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल्स में काम किया, और अब लाइक मैं पिछले कोई 1 2 साल से मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ वाबस्ता हूँ। तो जब फीडबैक की बात आती है ना किसी भी क्रिएटर के लिए ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि उसकी जो टारगेट ऑडियंस है ना, वो उसे बताए उसका काम कैसा है। तो वो अखबार में बहुत स्लो है, रेडियो में भी पहले होता था कि आप काम करते थे, आपको फ़ॉरेन कॉल्स आती थी, तो आपको पता हुँ। चलता था अच्छा आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं या कुछ इस तरह का है। टीवी में भी कंपैरेटिवली स्लो है, आपको फीडबैक बहुत देर से आता है। डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का ये है कि आपको बहुत क्विक फीडबैक आता है। कभी-कभार वो अच्छा होता है, कभी-कभार वो बुरा होता है। लेकिन एज़ एन क्रिएटर, एज़ एन क्रिएटिव स्टोरी टेलर, आपको पता चलता है कि आपकी स्टोरी का इम्पैक्ट क्या है। वो डिजिटल से पता चलता है आपको बिकॉज़ ऑफ द फीडबैक। तो मुझे डिजिटल पे काम करके ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि मुझे पता है मेरी स्टोरी कितनी स्ट्राइकिंग है, मेरे काम का इम्पैक्ट कितना है और लोग उसे कितना पसंद कर रहे हैं या पसंद नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं। और बड़े मैं कहूँगा कि बहुत मैच्योर ऑडियंस है हमारे डिजिटल की। आई डोंट नो व्हाई हमने बहुत स्टिग्मास अटैच कर दिए हैं, हमारे लोग ऐसे हैं, हमारे लोग ऐसे हैं। हमारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा शऊर रखते हैं, उन्हें पता है वो क्या देखते हैं, उन्हें ये भी पता है उन्हें क्या नहीं देखना है, तो वो फ़ौरन आपको शटअप कॉल देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कल जिस प्लेटफ़ॉर्म को मैं लीड कर रहा हूँ, हमने एक न्यूज़ स्टोरी की फूड के ऊपर। ठीक तो है। लोग बिकॉज़ क्योंकि वो डिजिटल बिज़नेस न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म है, हुँ। तो लोगों का फ़ौरन फ़ीडबैक आया कि जी आप बिज़नेस न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म है, तो बिज़नेस न्यूज़ ही कवर करें, आपको फूड और बाकी चीज़ों की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक इस है। तरह की चीज़ें एज़ एन क्रिएटर आपको ज़्यादा एम्पावर करती हैं कि आपको पता है आप क्या कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो आई अच्छा गेस डिजिटल ज़्यादा अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। डिजिटल ज़्यादा अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। इस प्लेटफ़ॉर्म के अंदर भी अगर हम कैटेगराइज़ करें, हुँ, तो आपके पास करंट अफ़ेयर्स भी है, न्यूज़ हुँ, भी है और एंटरटेनमेंट भी है। ऐसन कहाँ हुँ। फिट होता है? अच्छा, क्योंकि मैं डेली मेरा 1 घंटा सोशल लिसनिंग का होता है। जब मैं 1 घंटा सिर्फ़ डिजिटल पे इसलिए बैठता हूँ कि मुझे पता चले कि ओवरऑल दुनिया में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, मजमूई तौर पर लोग किन मौज़ूआत पे बात कर रहे हैं। तो वो एक इंटरेस्ट डेवलप हो गया करंट अफ़ेयर्स को लेके, तो मैं उसी के अराउंड घूमता हूँ। क्योंकि डिजिटल पे रेलेवेंट रहना बहुत ज़रूरी है, ऑन टाइम ट्रेंड के साथ फ़्लो करना बहुत ज़रूरी है, तो वो करंट अफ़ेयर्स में ही होता है। तो इसीलिए मेरा भी जो ज़्यादा इंटरेस्ट है वो करंट अफेयर्स में है, ज़्यादा कहानियाँ भी उसी की होती हैं और ज़्यादा काम भी उसी पे होता है। अच्छा उस पे होता है, इसके साथ-साथ हमारे जो तमाम ऐसे साथी सुन रहे हैं जो अभी अपने करियर के आगाज़ में हैं और उनको करियर काउंसलिंग की भी ज़रूरत होती है। मैस कॉम के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? ज़ाहिर है आप एक कामयाब पोस्ट पे इस वक़्त आ चुके हैं और एक कामयाब स्टूडेंट हैं जो अपनी लाइफ़ के जो अपॉर्च्युनिटीज़ हैं उनको अवेल कर चुके हैं। तो उनके लिए आप क्या रहनुमाई दे सकते हैं कि उनको अपनी स्टडीज़ में किस तरह से आगे बढ़ना है कि वो भी डिजिटल मीडिया की तरफ आएँ और जॉब का इंतज़ार ना करें? अच्छा, एक तो ये है कि माज़रत के साथ मैं कोई कामयाब ना तो मीडिया कंसल्टेंट हूँ, ना ही
कोई जर्नलिस्ट हूँ, एक तालिब इल्म हूँ जो कि अपने सफ़र में अभी जा रहा है, जैसे मंजिल का पता है लेकिन मंजिल बहुत दूर है, और बस कोशिश करते हैं लेकिन एक रास्ते का तायुन हाँ, आपने कर लिया एक है। पाथ का तायुन किया हुआ है, उसके ऊपर चल रहे हैं। तो मेरी जो नौजवान मीडिया के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें यही कहूँगा, बहुत से अभी भी स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास इंटर्नशिप करने के लिए, और बड़ा अनफॉर्चुनेट है, मुझे बुरा लगता है जब भी मैं किसी मीडिया के स्टूडेंट से मिलता हूँ और मैं पूछता हूँ कि अच्छा आपने मास कम्युनिकेशन क्यों की, तो वो कहते हैं क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं था। तो अच्छा। बहुत बुरा लगता है मुझे कि जब लोग कहते हैं, वो आई गेस लोगों ने मीडिया स्टडीज़ को ना बहुत ईजी ले लिया, और यही वजह है कि फिर उनको ना तो बाद में जॉब मिलती है, ना उन्हें कोई अच्छी आप कह लें कि करियर पाथ मिलता है, ना अच्छी सैलरीज लेते हैं। फिर वो बाद में मीडिया को भी गालियां देते हैं, जर्नलिस्ट को भी गालियां देते हैं कि जी ना तो यहाँ जॉब्स हैं, ना ही मीडिया में कोई एथिक्स होती हैं, ना कोई मीडिया बहुत अच्छी कोई इंडस्ट्री है, बिकॉज उनका शुरू से ही इस चीज़ में ना तो इंटरेस्ट है और उन्होंने एज एन ऑप्शन इस करियर को परस्यू किया होता है। हमारे जैसे लोगों के लिए ये पैशन है, हमारे जैसे लोगों के लिए जो काम करते हैं मीडिया का जुनून है। मतलब मैं जिस दिन सही से काम ना करूं, मैं थक ना जाऊं, मुझे रात सही नींद नहीं आती, और मैं कहता हूं कि आज कुछ किया नहीं है ना तो दिन ज़ाया हो गया। तो मेरी उन नौजवानों को यही मैसेज होगा कि जब भी वो अपने करियर का उस पाथ का सिलेक्शन करें तो उसमें उनका अपना इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी है। उसके बाद पूरी एक स्ट्रीम होती है, जैसे आपने स्टडी करना होता है और आपने अपना माइंड जो है वो माइंड मेकअप करना होता है कि आपको एग्जैक्टली क्या क्या करना है, किस किस स्टेज पे करना है। डिग्री के बाद मीडिया सिर्फ मीडिया नहीं है, इसमें बिल्कुल। इतनी डायमेंशंस हैं, इसमें डिफरेंट मीडियम्स हैं, इसमें डिफरेंट नीश हैं, हमारे यहाँ डिफरेंट बीट्स होती हैं, उसके अलावा डिफरेंट मल्टीपल पोजीशंस होती हैं। लाइक अगर आप और मैं इस वक्त एक दूसरे से बात कर रहे हैं बिल्कुल। तो हम दो लोग नहीं हैं जो काम कर रहे हैं, कैमरा है, लाइटिंग है, प्रोडक्शन टीम है, बिल्कुल। पोस्ट प्रोडक्शन टीम बिल्कुल। है, उसके ऊपर मैनेजमेंट है, एक पूरी आप कह लें कि हायरार्की है जिसके ज़रिए काम होता है। तो वो जो नौजवान है जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, पहले शौक होना चाहिए, दूसरा उन्हें पता होना चाहिए कि उन्होंने डिग्री के बाद क्या करना है। और ये उन्हें कैसे पता चलेगा? मैं अपने आप को फॉर्चुनेट समझता हूँ कि मेरे मेंटोर बहुत अच्छे थे। मैंने मीडिया की फील्ड में बहुत बड़े लोगों के साथ काम किया और उन्होंने बिल्कुल अपने बच्चों की तरह मुझे ट्रीट किया, उन्होंने गाइड किया। लेकिन हमारे नौजवानों का मसला ही किसी के पास जाते ही नहीं, इनके ईगो का बहुत मसला है कि मैं क्यों जाके किसी से पूछूं कि जी मुझे क्या करना है। तो लोगों को सुने, जो आपके पास बड़े लोग मौजूद हैं वो आपका एसेट है, क्योंकि आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है। हमारे स्टूडेंट्स ना टीचर के पास जाएंगे पूछने के लिए कि सर हमें क्या करना चाहिए, आपने क्या किया था। तो एक मेंटोर होना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ मेंटोर का कल्चर ख़त्म हो गया है। अब मैं समझता हूँ, बिकॉज मैं बिजनेस प्लेटफॉर्म को देखता हूँ तो मुझे पता है कि स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योर, ये सब लोग मेंटोरशिप के लिए जाते हैं। मेरे बहुत से मेंटोर्स हैं, बट ये लोग मेंटोरशिप के लिए जाते हैं। अब मेंटोर कल्चर स्टार्ट हुआ है, बट अगेन जो भी बंदा कोई भी करियर लेना चाहता है तो उसे अपना एक मेंटोर बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब हम बात करें अगर डिजिटल मीडिया की, और हमारे पास सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल है, और हम देखते हैं कि आए दिन मुख्तलिफ़ चैनल्स, चाहे वो हम फेसबुक की बात करें, यूट्यूब की बात करें, या हम टिकटॉक पे भी बात करें, तो हर शख्स ने अपना एक प्लेटफॉर्म हासिल कर लिया है। क्या समझते हैं कि बग़ैर हमारे पास मुकम्मल कमांड के, मुकम्मल होल्ड के, ये हमारे लिए किस हद तक फ़ायदेमंद हो सकता है, किस हद तक नुकसानदेह हो सकता है? अब हम ये भी देखते हैं कि फ़ैमिली के अंदर आपको बाहर से कुछ प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी फ़ैमिलीज़ की एक्टिविटीज़ को लेकर इन प्लेटफॉर्म पर ले आते हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे अपने यूथ को? अच्छा, देयर वाज अ टाइम जब लोग कहते थे द लेस यू नो द लॉन्गर यू लिव, बट अब बिकॉज बहुत इजी है, एक्सेस इजी हो गई है हर चीज़ को लेके, तो आपके फिंगर टिप्स के ऊपर पूरी दुनिया है। बट इस दुनिया का, इस इंफॉर्मेशन का बहुत सा पॉजिटिव यूज़ भी है, बहुत सा नेगेटिव यूज़ भी है। फॉर एग्जांपल नेगेटिव ये है कि मेरी वालदा हर 2 दिन बाद मुझे फ़ोन करती हैं, और क्योंकि वो बहुत हेवी यूज़र हैं यूट्यूब की, टिकटॉक की, तो वो मुझे कहती हैं कि फ़लाँ बंदा फौत हो गया है, पाकिस्तान में फ़लाँ बीमारी आ गई है, पता नहीं पेट्रोल की प्राइस 1000 पे चली गई है। तो वो रोज़ किसी ना किसी वजह से परेशान हो जाती हैं, और परेशानी की वजह यही है कि एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, जिसमें फेक न्यूज़ भी आ गई है। बिल्कुल। बहुत से लोग फॉर द सेक ऑफ व्यूज़ गलत इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। सेंसेशनलिज्म मीडिया के साथ कनेक्ट कर दिया गया है, तो हर खबर जो नॉर्मल भी है उसे भी हम बहुत सनसनी के साथ पैकेज करते हैं,
ताकि जो देखने वाली अफरा है, तफरी सुनने फैल वाले जाए। हैं, वो समझें कि बहुत ही कोई पैनिक, पता नहीं क्या सिचुएशन हो गई है। तो आई गेस यहाँ नुकसान ज़्यादा हो रहा है एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन का, बिकॉज लोगों में पैनिक बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ पाकिस्तानी वैसे ही बाय नेचर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, बहुत जल्दी किसी और के मसले को भी बहुत अपना हसास मसला, हैं। दूसरे के मसले को भी अपना मसला समझ लेते हैं। तो शायद ये किसी हद तक हमारे नौजवान तो नहीं, बिकॉज इन्हें पता है कि प्लेटफॉर्म की नेचर क्या है, इंफॉर्मेशन की नेचर क्या है, बट जो बुजुर्ग हैं जो उस ट्रांजिशन में हैं कि वो ट्रेडिशनल से डिजिटल मीडिया पे आ रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है उस इंफॉर्मेशन को अब्जॉर्ब करना। जहाँ तक आपने कहा कि बहुत ईजी हो गया है कंटेंट बनाना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं डॉक्यूमेंट्रीज प्रोड्यूस की हैं बड़ी बड़ी। मैं आज देखता हूँ कि लोग अपने ही घर की चार दीवारी में 1 घंटे के दौरान अपने 30 मिनट का कंटेंट बना लेते हैं, बट जब हम डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं तो 10-10 दिन की सिर्फ फिल्मिंग होती है, 3 महीने की प्रोडक्शन होती है, और बाय एंड ऑफ द डे जो उनके व्यूज़ हैं शायद हमारे काम के व्यूज़ से कम होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जो क्रिएटिव क्रिएटर है ना, उसको इफ़ेक्ट कर रही हैं, उसके बिल्कुल। काम को मुतासर कर रही हैं। और मुझे लगता है कि लोगों में ये शऊर पैदा करने की ज़रूरत है। ऑल्दो विद टाइम अब वो शायद लोग उस तरह डेली व्लॉगिंग, फैमिली व्लॉगिंग उससे निकल के स्टोरी टेलिंग की तरफ आ गए हैं। शायद अब हमारे यहाँ मीडियम चेंज हो रहे हैं, तो शॉर्ट स्टोरी टेलिंग शुरू हो गया है। लेकिन लोगों को आई गेस अप्रिशिएट करना चाहिए उन क्रिएटर्स को जो कि बहुत मेहनत करते हैं अपने कंटेंट को बनाने में, उसे पैकेज करने में। दूसरी तरफ लोग मैं अब एक मुहज़्ज़िब प्लेटफॉर्म पे बैठा हूँ, वो जी बिल्कुल। अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता कि वो चार दीवारी में किस तरह का कंटेंट बनाते हैं, जी और फिर बिल्कुल। उसको भी उतनी हमें ही जो पजीराई है। अखलाकियात के मेयार हैं उनको एग्जैक्टली। बहरहाल मलहूज़ ख़ातिर रखना है। अच्छा, इसी हवाले से मैं आपसे भी एक और सवाल करना चाहूँगी कि ऐसा एक ज़िम्मेदाराना पोस्ट पे आप काम कर रहे हैं। हमारे जो बच्चे हैं वो हमारा मुस्तक़बिल हैं। इन बच्चों को हम सोशल मीडिया के हवाले से किस हद तक कंपैटिबल बनाने के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं? इस हवाले से मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर कुछ कहिएगा। अच्छा देखिए, जब भी कोई आप पौधा लगाते हैं ना, तो ये आपके ऊपर सोली डिपेंड होता है कि आप उसे किस तरफ मोल्ड करना चाहते हैं। आप चाहते हैं वो स्ट्रेट ऊपर जाए, बिल्कुल। आप चाहते हैं वो लेफ़्ट राइट चला जाए, आप चाहते हैं वो ऊपर जाए ही ना। तो इसी तरह जो हमारी यूथ है, हमारे नौजवान हैं ना, लोग कहते हैं कि मीडिया वही दिखाता है जो लोग देखना चाहते हैं, बिल्कुल। या हमारे लोग तो देखना ही ये चाहते हैं, अब हमारी मजबूरी है, हम अच्छी चीज़ दिखाएंगे नहीं। बट मेरा मानना ये है कि किसी किसी को तो जिम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ेगा, और रेडियो पाकिस्तान जैसे इदारे अपना किरदार अदा कर रहे हैं अच्छा कंटेंट बनाने में। और जैसे आज हम बैठे हैं तो ऑब्वियसली इसकी एक बहुत बड़ी कॉज यही है कि यूथ को एम्पावर किया जाए। तो हमारे यहाँ बहुत से प्लेटफॉर्म हैं जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि सिर्फ सोली यूथ को टारगेट करें। जिस प्लेटफॉर्म को मैं देखता हूँ, मेरी टारगेट ऑडियंस भी यूथ है, और हम सोली यूथ को एम्पावर करने के लिए थ्रू करियर काउंसलिंग, थ्रू फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और डिफरेंट मौज़ूआत के ऊपर कंटेंट सोली बनाते हैं। और मेरे ख्याल से बिकॉज हमारी जो 64% आबादी है वो अंडर 30 है, तो हम एक नौजवान मुल्क हैं, हमारी नौजवान आबादी है, हमें आई गेस अपनी नौजवान यूथ के लिए काम करना है। और मेरे ख्याल से तो बहुत ज़रूरी है कि हम यूथ को टारगेट करें और यूथ को ही देख के अपना कंटेंट मोल्ड करें। इसके लिए आई गेस हमें डिफरेंट स्टेप्स टेक करने होंगे। और एक ताकि स्टेप पे मैं ज़रूर आपकी राय मज़ीद लेना चाहूँगी कि तमाम जो लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, इनके पसे पुष्ट मकसद यही है कि कुछ अर्निंग को बढ़ाया जाए। बिज़नेस प्लेटफॉर्म पे आप मौजूद हैं, कोई एक टिप जाते जाते उन्हें देते जाइए जिससे वो अपना बिज़नेस जो है वो जनरेट कर सकें। अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं। देयर वाज अ टाइम जब मोनेटाइजेशन से बहुत से पैसे आते थे, और लोग उससे अपनी फैमिली भी रन करते थे, बिजनेस भी करते थे, इन्वेस्ट भी करते थे। बट अब अगर आप इंडिपेंडेंट क्रिएटर हैं तो आप यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक की मोनेटाइजेशन से पैसे कमा सकते हैं। बट आप अगर एज एन इंस्टीट्यूट चाहते हैं कि आप मोनेटाइजेशन से पैसे कमाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। कोई इदारा मोनेटाइजेशन के पैसों से नहीं चल सकता। अब इंडिविजुअल्स के ऊपर आ जाते हैं, तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में 3 प्लेटफॉर्म हैं जहाँ आप बहुत आसानी से मोनेटाइजेशन के ज़रिए, अगर आप डिजिटल क्रिएटर हैं, अगर आप नौजवान हैं, आप कोई जॉब नहीं मिल रही है आपको और आप चाहते हैं कि अपनी ओन के ऊपर कुछ ना कुछ करें, तो आपको टिकटॉक,
फेसबुक और इंस्टाग्राम, ये तीनों प्लेटफॉर्म मोनेटाइजेशन देते हैं। आपको इनके ऊपर अपना कंटेंट डालना चाहिए। अब क्योंकि पाकिस्तान अंडर डेवलप्ड कंट्री है, तो फेसबुक और टिकटॉक की मोनेटाइजेशन हमारे यहाँ मौजूद नहीं है। तो आपने करना ये है कि आपने अपने जो अकाउंट्स हैं, पहली कोशिश ये करें कि आप पाकिस्तान से अकाउंट ना क्रिएट करें। फॉर एग्जांपल टिकटॉक का अकाउंट ना बनाएं, फेसबुक का अकाउंट ना बनाएं। कंटेंट क्रिएशन जो है आप पाकिस्तान में करें, बट अकाउंट ऑपरेट करें आप दुबई से कर लें या किसी भी और एक्सवाइजेड कंट्री से कर लें जहां मोनेटाइजेशन अवेलेबल है या वो एलिजिबल कंट्रीज़ हैं, वहाँ से करें। तो अब टिकटॉक क्योंकि बहुत ऑर्गेनिक प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छी रीच आती है, आप अच्छा कंटेंट डालेंगे तो आपको इंगेजमेंट फॉर श्योर है। आपने बस करना ये है कि आपने अपना अकाउंट किसी भी फॉरेन कंट्री से एक्टिव करना है और फिर कंटेंट पोस्टिंग कर देनी है। फॉर श्योर आप मंथली 1 लाख के करीब कमा सकते हैं। फिर फेसबुक है एंड देन यूट्यूब है, तो आप इससे जी, अपनी मोनेटाइजेशन से बिजनेस स्ट्रीम, रेवेन्यू बिल्कुल, स्ट्रीम एक्टिव बिल्कुल कर सकते हैं। आपने एक ऑप्शन, एक रास्ता तो बता दिया, लेकिन एहसन बिलाल बाजवा, हम आप जैसे नौजवानों से यही तवक्को करते हैं कि वो इन तमाम जो प्लेटफ़ॉर्म हैं, इनके लिए पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद करें कि पाकिस्तान में भी ये ऑप्शंस अवेलेबल रहें। और इन सब के लिए मैंने, आपने और हम सब ने अपना किरदार और अपनी ज़िम्मेदारी को बिल्कुल। बतरीके एहसन अदा करना है। एहसन बिलाल बाजवा, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और बहुत मुफीद मालूमात हमारे तमाम सुनने वालों तक रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद के पॉडकास्ट स्टूडियो से पहुंचाई। आपका बेहद शुक्रिया। आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया, और मैं समझता हूँ कि आपने बहुत खूबसूरत सवाल किए और कोशिश की कि इन सवालों के ज़रिए जो नौजवान हैं उनके जहन में जो सवाल हैं उनके जवाबात उनको मिल सकें। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ अपनी मेज़बान तरन्नुम हामिद और इस प्रोग्राम की प्रोड्यूसर कामरान तारिक को रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद के पॉडकास्ट स्टूडियो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है।